Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good. So today's topic is very important, that is the Apprentice Act. ठीक है. सो ये आपकी कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका जीके एसएसबी का एग्जाम है, ठीक है, वेटनरी या फार्मासिस्ट, ये वेटनरी या स्टॉक असिस्टेंट वगैरह का, उसके सिलेबस में आपको मिलेगा, एक्ट्स मिलेंगे. तो मैं टर्न वाइज टर्न सारे एक्ट आपके कवर अप करूंगी. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ हाइलाइट्स मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही मैं आपको कवर अप कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना लेंथी है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड द होल एक्ट. तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, so that it is easy for you to understand, right? Let's get started. Okay, now look here. देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर्स इसके कितने हैं, 3 चैप्टर्स है. अगर आप जीकेएसएस की बात करो, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि कितने चैप्टर्स हैं. ठीक है, इस एक्ट में बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आपको पहले चैप्टर है प्रिलिमिनरी, ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह, देन अप्रेंटाइज एंड द ट्रेनिंग एंड अथॉरिटी. 3 चैप्टर्स में आते हैं और इनमें सेक्शंस, कितने सेक्शंस हैं, 38 सेक्शंस हैं, राइट. तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से. नाउ लुक एट हियर. तो पहला क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये जो है एक्ट, अप्रेंटाइज एक्ट, ये कहाँ, होल ऑफ द इंडिया में क्या है, एक्सटेंडेड है, अप्लाई होता है, राइट. तो ये देखो आया कब था, 1961 में, राइट. सो अब कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन. कहता है ये कब फोर्स में आता है, कब ये लागू होगा, जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय नोटिफिकेशन क्या अपॉइंट करे. ठीक है. एंड डिफरेंट डेट मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी, ठीक है, इन द ऑफिशियल गैजेट में, तो ये अपॉइंटमेंट्स होंगी. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट है. तो आप कह रहे ना, होल ऑफ द इंडिया में इसको अप्लाई होता है. ठीक है, राइट. पहला है, देखो सेक्शन आ गई 2, तो इसमें बताया गया आपको डेफिनेशंस. तो अप्रेंटाइज का मीनिंग क्या होता है, वो पर्सन जो ट्रेनिंग पे जाए उसको, ठीक है, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग पे जाए तो उसको बोलते हैं अप्रेंटाइज. ठीक है. फिर ट्रेनिंग क्या होती है, वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के अंदर आप वो ट्रेनिंग पूरी करते हो. ठीक है. देन उसके बाद एडवाइजर होता है. एडवाइजर क्या है, वो सेंटर अप्रेंटाइजशिप एडवाइजर है, जिसको अपॉइंट किया जाता है सब सेक्शन 1 के अंदर. ठीक है, किस कौन की सेक्शन के अंदर, 26 के अंदर, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्शन 3 में क्या बोला गया, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर एंगेजमेंट ऑफ एन अप्रेंटाइज. ठीक है. तो कहता है कि देखो, a person shall not be qualified for being engaged as an apprentice to undergo this training in any designated trade unless he is not less than 14 year of age. तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, जब तक 14 इयर्स के ऊपर हो जाएगा तो वही बंदा क्वालिफाई है, ठीक है, बनने के लिए. ठीक है. तो उससे नीचे वाला नहीं है. and designated trades related to hazardous industries not less than 18 years of age. जहाँ पे मतलब कोई डेंजरस काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे तो 18 ईयर्स से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए. और जहाँ पे नॉर्मल इंडस्ट्रीज है, नॉर्मल ट्रेनिंग है, तो वहां पे 14 इयर्स. और कोई ट्रेड्स ऐसी हैं जहाँ पे हेजिडियस डेंजरस इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे काम बहुत डेंजरस होते हैं, तो वहां पे 18 इयर्स से नीचे का कोई भी नहीं होना चाहिए, उसकी एज 18 अबव होनी चाहिए. तो यू हैव टू रिमेम्बर 2 एजेस, 14 फॉर ए नॉर्मल इंडस्ट्रीज एंड 18 प्लस फॉर अ डेंजरस इंडस्ट्रीज. ठीक है, थोड़े खतरनाक कामों के लिए तो 18 प्लस होनी चाहिए. ठीक है. तो यू हैव टू रिमेम्बर द क्वालिफिकेशन. तो मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया होगा कि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, वही चीज आपको देखी और आपको याद होगी. ठीक है. ना नेक्स्ट सेक्शन 3A में कहता है रिजर्वेशन. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि अगर ट्रेनिंग है आपकी, ठीक है, तो इस एक्ट में एससी और एसटी के लिए भी उतने ही रिजर्वेशन होगी जितने बाकी बच्चों के लिए होगी. ठीक है. इक्वली रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट. नाउ सेक्शन 4 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कहता है, सुन लो. No person shall be engaged as an apprentice to undergo training in a designated trade unless such person, or if he is a minor, his guardian has entered into a contract. ठीक है. कहता है वो तब तक अंगेज नहीं हो सकता, ट्रेनिंग में नहीं जा सकता, जब तक कि वो पर्सन या अगर वो बच्चा माइनर है, उसका जो गार्डियन है, किस कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करता विद द एम्प्लॉय. ठीक है. तो
कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तभी वो बंदा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप एक्ट में होगा, ठीक है, अप्रेंटिस कहलाएगा। Every contract of apprenticeship entered into under subsection 1 shall be sent by the employer within 30 days to the advisor until a portal site is developed by the center government। कहते हैं जब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जो एम्प्लॉयर होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयर और अप्रेंटाइज में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको क्या करता है, आगे भेजता है, एडवाइजर के पास भेजता है विद इन 30 डेज। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि अगर आपको पूछ लिया जाए तो एम्प्लॉयर कितनी देर में एडवाइजर के पास भेजता है, तो वो 30 डेज में भेजता है। कब तक? जब तक कि एक पोर्टल साइट डेवलप ना कर दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर फिर उसके बाद कहता है उसके बाद क्या होता है, ठीक है, विद इन, उसने तो भेज दिया विद इन 30 डेज, अब उसके बाद क्या होता है, एंड देयर आफ्टर द डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप शैल बी एंटर्ड ऑन द पोर्टल साइट विद इन 7 डेज। अब जब तक पोर्टल साइट में नहीं डेवलप्ड हुआ है तो उसको 30 डेज में भेजना है उसको, एडवाइजर को। आफ्टर दैट वो जो उसने भेज दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, अब वो पोर्टल साइट में कब आ जाएगा? 7 डेज में आ जाएगा कि हाँ भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, अपनी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन फॉर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए वो 7 डेज में पोर्टल साइट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्स जो भी होंगे कॉन्ट्रैक्ट की वो कहाँ हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी पोर्टल साइट पे विद इन 7 डेज में, किसके लिए? वेरिफिकेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर लग रहा है एडवाइजर को कि नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, तो जो अप्रेंटाइज एडवाइजर है शैल कन्वे द ऑब्जेक्शन टू द एम्प्लॉय विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, ठीक है। अब कहता है देखो क्या कहता है कि अगर उसको ऑब्जेक्शन है, एडवाइजर को ऑब्जेक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन भेजेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है। 15 डेज में ऑब्जेक्शन उसको भेज देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कितने दिन में भेजेगा उसको ऑब्जेक्शन, 15 डेज में भेजेगा, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ से आ गई। अब कहते हैं जो एडवाइजर है शैल रजिस्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट। कहता है अब उसको क्या करना है, अब उसको लगा कि हाँ भाई सब ठीक है, अब उसने क्या करना है, अब कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कर लेना है। उसने कितने दिन में रजिस्टर करना है? विद इन 30 डेज में उसको रजिस्टर कर देना है उनका कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, तो उसने क्या करना है, 30 डेज के अंदर क्या कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कर देना है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इट इज इजी फॉर टू फाइंड आउट कि हाँ भाई ये सब चीजें होती है। तो आप इसको सिर्फ ये लाइंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या पीरियड होगा? द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। कैसे? इन द केस ऑफ ट्रेड अप्रेंटाइज, ठीक है, who have undergone institution training in the school or other institution recognized by the national council have passed the trade test। को एक एग्जामिनेशन पास करना है, ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट काउंसिल, ठीक है। तो क्या है, जो अंडरगो ट्रेनिंग में जा रहे थे उसको क्या ट्रेड टेस्ट को पास करना पड़ता है। तो ये है पीरियड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 13, पेमेंट टू अप्रेंटाइज, ठीक है, पेमेंट के बारे में। तो क्या कहता है ये, एम्प्लॉयर शैल पे टू एवरी अप्रेंटाइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सच स्टाइपेंड at a rate not less than the prescribed minimum rate as may be specified in the contract of apprenticeship, and the stipend so specified shall be paid at such interval and subject to such condition and as may be prescribed, ठीक है। तो क्या करना है, मिनिमम जितनी है, जितना प्रिस्क्राइब्ड हुआ है उतनी आप उसको पे करेंगे, ठीक है, स्टाइफन देंगे, उससे कम आप नहीं दे सकते उसको स्टाइफन, ठीक है। जितना उसका मिनिमम बनता है तो आपको उसको उतना ही देना है, उससे कम आप उसको स्टाइफन नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम, लीव एंड हॉलीडेज, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसीजर है देखो। The weekly and daily hours of work of an apprentice while undergoing practical training in a workplace shall be as determined by the employer subject to the compliance with the training duration, ठीक है। तो कौन डिटरमाइन करेगा इसको? एम्प्लॉय डिटरमाइन करेगा
जैसे कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन उससे कंप्लाई करता है कि नहीं, ठीक है। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस ट्रेनिंग की, उस हिसाब से उनके आवर्स जो होंगे वो डिसाइड करेगा कौन, एम्प्लॉय। नो अप्रेंटाइज शेल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। किसी को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्शन है इधर। एक्सेप्शन क्या है, except with the approval of the advisor, who shall not grant such approval unless he satisfies that such overtime is in the interest of the training of the apprentice or in the public interest। देखो अगर वो ओवरटाइम करवाए तो वो पहले क्या होगा, एडवाइजर देखेगा कि क्या ओवरटाइम करना उस बंदे के बेनिफिट में है या ट्रेनिंग के रिलेटेड है तभी वो कर रहा है, ऐसे तो नहीं ओवरटाइम कर रहा, ठीक है। अगर वो उससे रिलेटेड और पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड है तो ही वो ओवरटाइम करेगा, अदरवाइज कोई भी किसी भी अप्रेंटाइज को ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इन फ्यू एक्सेप्शंस, राइट, with the approval of the advisor, right? So an apprentice shall be entitled to such leave and holiday as are observed in the establishment in which he is undergoing training, ठीक है। तो वो ले सकता है, लीव भी ले सकता है, हॉलीडेज भी ले सकता है, ठीक है। Now next है employer's liability for compensation of injury, ठीक है। अब employer की ये liability है कि अगर कोई इंजरी हो जाती है अप्रेंटाइज को तो वो क्या करेगा, उसको कंपनसेशन देगा। अगर कोई पर्सनल इंजरी होती है बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेनिंग एज एन अप्रेंटाइज, हिज एम्प्लॉयर शेल बी लायबल टू पे कंपनसेशन। तो कौन लायबल है, एम्प्लॉयर लायबल है कंपनसेशन देने के लिए, किसको, अप्रेंटाइज को। जब वो ट्रेनिंग में अगर वो इंजर होता है, अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सो देन the employer shall be liable to pay compensation, right? Now next is settlement of dispute। अगर कोई disputes है तो वो सेक्शन क्या है, 20 में कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे करेंगे। तो कहता है एनी डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर अप्रेंटाइज में अगर अराइज होता है, और वो जो डिस्प्यूट है किसको रेफर होगा, अप्रेंटाइजशिप एडवाइजर को। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, any dispute between the employer and apprentice should be referred to the whom, should be referred to the advisor, apprenticeship advisor for decision, वो लेगा decision, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट कहता है, any person aggrieved by the decision of the apprenticeship advisor under section 1, अगर वो aggrieved है, ठीक है, उस डिसीजन से एडवाइजर के, तो वो क्या करेगा, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू हिम ऑफ सच डिसीजन प्रेफर एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन। तो वो क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, मुझे नहीं मंजूर है, तो वो क्या करेगा, वो क्या कहाँ जाएगा, अप्रेंटाइजशिप काउंसिल में अपील करेगा कि भाई मुझे है जो एडवाइजर का जो है क्या है डिसीजन मान्य नहीं है, आई डोंट एग्री विद द डिसीजन ऑफ एन एडवाइजर, सो ही कैन रेफर टू काउंसिल, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर विद इन how many days, within 30 days from the date of communication, right? And such appeal shall be heard and determined by the committee of that council appointed for the purpose। तो जब वो काउंसिल के पास जाएगा तो काउंसिल क्या करेगी, उस अपील को सुनेगी उसकी और उसको कमेटी में डिस्कस करेगी, ठीक है। देन वो अपना लास्ट वर्डिक्ट देंगे, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर कितने में, 30 days में, ठीक है।